कुछ दिनों के बाद शिवदास भी मर गया। उधर दुलारी के 2 बच्चे और हुए। वह भी अधिकतर बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। खेती का काम मजूरों पर आ पड़ा। मथुरा मजदूर तो अच्छा था, संचालक अच्छा न था। उसे स्वतंत्र रूप से काम लेने का कभी अवसर न मिला था। खुद पहले भाई की निगरानी में काम करता रहा, बाद को बाप की निगरानी में करने लगा। खेती का तार भी न जानता था। वही मजूर उसके यहां टिकते थे जो मेहनती नहीं, खुशामद करने में कुशल होते थे। इसीलिए प्यारे को अब दिन में 2-4 चक्कर हार का भी लगाना पड़ता। कहने को तो अब मालकिन थी, पर वास्तव में घर घर की सेविका थी। मजूर भी उससे त्योरियां बदलते, जमींदार का प्यादा भी उस पर धौंस जमाता। भोजन में भी किफायत करनी पड़ती। लड़कों को तो जितनी बार मांगे उतनी बार कुछ न कुछ चाहिए। दुलारी तो लड़कोरी थी, उसे भी भरपूर भोजन चाहिए। मथुरा घर का सरदार था, उसके इस अधिकार को कौन छीन सकता था। मजूर भला क्यों रियायत करने लगे थे। सारी कसर बेचारी प्यारी पर निकलती थी। वह एक फालतू चीज थी। अगर आधा पेट खाए तो किसी को कोई हानि न हो सकती थी। 30 वर्ष की अवस्था में उसके बाल पक गए, कमर झुक गई, आंखों की ज्योत कम हो गई, मगर वह प्रसन्न थी। स्वामित्व का गौरव उसे इस सारे जख्मों पर मरहम का काम करता था। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी अब तो कहीं परदेश जाने का जी होता है। यहां कमाई में कोई बरकत नहीं, किसी तरह पेट की रोटियां चल जाती हैं, वह भी रोध होकर। कई आदमी पूरब से आए हैं, वे कहते हैं वहां 2-3 रुपए रोज की मजूरी हो जाती है। 4-5 साल भी रह गया तो मालो माल हो जाऊंगा। अब आगे लड़के वाले हुए, इनके लिए तो कुछ तो करना ही चाहिए। दुलारी ने समर्थन किया। हाथ में 4 पैसे होंगे, लड़कों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमारी तो किसी तरह कट गई, लड़कों को तो आदमी बनाना है। प्यारी यह प्रस्ताव सुनकर अवाक रह गई। उनका मुंह ताकने लगी। इसके पहले इस तरह की बातचीत कभी ना हुई थी। यह धुन कैसे सवार हो गई। उसे संदेह हुआ, शायद मेरे कारण यह भावना उत्पन्न हुई है। बोली, मैं तो जाने को न कहूंगी, आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो। लड़कों को पढ़ाने लिखाने के लिए यहां भी तो मदरसा है। फिर क्या नित्य यही दिन बने रहेंगे। 2-3 साल भी खेती बन गई तो सब कुछ हो जाएगा। मथुरा, इतने दिन खेती करते हो गए, अब तक ना बनी तो अब क्या बन जाएगी। इसी तरह एक दिन चल देंगे, मन की मन में रह जाएगी। फिर अब पौरुष भी तो थक रहा है, यह खेती कौन संभालेगा। लड़कों को तो मैं इस चक्की में जोत कर उनकी जिंदगी नहीं खराब करना चाहता।
प्यारी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, भैया, घर पर जब तक आधी मिले सारी के लिए न धावना चाहिए। अगर मेरी ओर से कोई बात हो तो अपना घर बार अपने हाथ में करो, मुझे एक टुकड़ा दे देना, पड़ी रहूंगी। मथुरा आर्द्रकंठ होकर बोला, भाभी, यह तुम क्या कहती हो? तुम्हारे ही संभाले यह घर अब तक चला है, नहीं रसातल को चला गया होता। इस गिरस्ती के पीछे तुमने अपने को मिट्टी में मिला दिया, अपनी देह घुला डाली। मैं अंधा नहीं हूं, सब कुछ समझता हूं। हम लोगों को जाने दो, भगवान ने चाहा तो फिर घर संभल जाएगा। तुम्हारे लिए हम बराबर खर्च वरच भेजते रहेंगे। प्यारी ने कहा, जो ऐसा ही है तो तुम चले जाओ, बाल बच्चों को कहां कहां बांधे फिरोगे? दुलारी बोली, यह कैसे हो सकता है बहन? यहां देहात में लड़के क्या पढ़ेंगे लिखेंगे? बच्चों के बिना इनका जी भी वहां न लगेगा। दौड़ दौड़ घर आएंगे और सारी कमाई रेल खा जाएगी। परदेश में अकेले जितना खर्च होगा उतने में सारा घर आराम से रहेगा। प्यारी बोली, तो मैं यहां रहकर क्या करूंगी? मुझे भी लेते चलो। दुलारी उसे साथ ले चलने को तैयार न थी। कुछ दिन जीवन का आनंद उठाना चाहती। अगर प्रदेश में भी यह बंधन रहा तो जाने से फायदा ही क्या? बोली, बहन, तुम चलती तो क्या बात थी, लेकिन फिर यहाँ का सारा कारोबार तो चौपट हो जाएगा। तुम तो कुछ न कुछ देखभाल करती ही रहोगी। प्रस्थान की तिथि के एक दिन पहले ही राम प्यारी ने रात भर जागकर हलवा और पूरियां पकाई। घर से जब से इस घर में आई कभी एक दिन के लिए भी अकेले रहने का अवसर नहीं आया। दोनों बहनें सदैव साथ रहीं। आज उस भयंकर अवसर को सामने आते देखकर प्यारी का दिल बैठा जाता था। वह देखती थी, मथुरा प्रसन्न है, बाल वृंद यात्रा के आनंद में खाना पीना तक भूले हुए हैं। तो उसके जी में आता वह भी इस भांति निर्द्वंद रहे, मोह और ममता को पैरों से कुचल डाले। किंतु वह ममता जिस खाद्य को खा खा कर पली थी उसे अपने सामने से हटाए जाते देखकर क्षुब्ध होने से न रुकती थी। दुलारी तो इस तरह निश्चिंत होकर बैठी थी मानो कोई मेला देखने जा रही है। नई नई चीजों को देखने, नई दुनिया में विचरने की उत्सुकता ने उसे क्रिया शून्य सा कर दिया था। प्यारी के लिए सारे प्रबंध का भार था। धोबी के घर से जब कपड़े आए हैं, धोबी के घर से सब कपड़े आए हैं या नहीं, कौन कौन से बर्तन साथ जाएंगे, सफर खर्च के लिए कितने रुपए की जरूरत होगी। एक बच्चे को खांसी आ रही थी, दूसरे को कई दिन से दस्त आ रहे थे। उन दोनों की औषधियों को पीसना कूटना आदि सैकड़ों ही काम व्यस्त किए हुए थे। लड़कोरी होकर भी वह बच्चों के लालन पालन में दुलारी से कुशल थी। देखो, बच्चों को बहुत मारना पीटना मत।
मारने से बच्चे जिद्दी और बेहया हो जाते हैं। बच्चों के साथ आदमी को बच्चा बन जाना पड़ता है, कभी उनके साथ खेलना पड़ता है, कभी हंसना पड़ता है। जो तुम चाहो कि हम आराम से पड़े रहें और बच्चे चुपचाप बैठ रहे, हाथ पैर न हिलाएं, तो यह नहीं हो सकता। बच्चे तो स्वभाव के चंचल होते हैं, उन्हें किसी न किसी काम में फंसाए रखो। ढेले का एक खिलौना हजार घुड़कियों से बढ़कर होता है। दुलारी उपदेशों को इस तरह बेमन होकर सुनती थी मानो कोई सनक कर बक रहा हो। विदाई का दिन प्यारी के लिए परीक्षा का दिन था। उसके जी में आता कहीं चली जाए जिससे ये दृश्य देखना ना पड़े। हाँ, घड़ी भर में यह घर सूना हो जाएगा। वह दिन भर घर में अकेली पड़ी रहेगी, किससे हंसेगी बोलेगी, यह सोचकर उसका हृदय कांप जाता था। ज्यों ज्यों समय निकट आता था उसकी वृत्तियां शिथिल होती जाती थी। वह कोई काम करते करते जैसे खो जाती थी और अपलक नेत्रों से किसी बिंदु की ओर ताकने लगती थी। कभी अवसर पाकर एकांत में जाकर थोड़ा रो आती थी, मन को समझा रही थी, यह लोग अपने होते तो क्या इस तरह चले जाते। यह तो मानने का नाता है, किसी पर कोई जबरदस्ती है। दूसरों के लिए कितना ही मरो तो भी अपने नहीं होते। पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। बच्चे नए नए कुर्ते पहने नवाब बने घूम रहे थे। प्यारी उन्हें प्यार करने के लिए गोद में लेना चाहती तो रोने का समूह बनाकर छुड़ाकर भाग जाते। वह क्या जानती थी कि ऐसे अवसर पर बहुधा अपने बच्चे भी ऐसे निठुर हो जाते। 10 बजते बजते द्वार पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले ही से उस पर जा बैठे। गांव के कितने स्त्री पुरुष मिलने आए। प्यारी को इस समय उनका आना बुरा लग रहा था। वह दुलारी से थोड़ी देर एकांत में गले मिलकर रोना चाहती थी। मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी, मेरी खोज खबर लेते रहना, तुम्हारे सिवा मेरा संसार में कौन है। लेकिन इस भड़बड़ में उसको इन बातों का मौका न मिला। मथुरा और दुलारी दोनों गाड़ी में जा बैठे। प्यारी द्वार पर रोती खड़ी रह गई। वह इतनी विह्वल थी कि गांव के बाहर तक पहुंचाने की भी उसे सुधि न रही। कई दिन तक प्यारी मूर्छित सी पड़ी रही। न घर से निकली, न चूल्हा जलाया, न हाथ मुंह धोया। उसका हलवाहा जोखू बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, मुंह हाथ धोवो, कुछ खाओ पियो, कब तक इस तरह पड़ी रहोगी। इस तरह की तसल्ली गांव की ओर इस तरह की तसल्ली गांव की और स्त्रियां भी देती थी, पर उनकी तसल्ली में एक प्रकार की ईर्ष्या का भाव छिपा हुआ जान पड़ता था। जोखू के स्वर से सच्ची सहानुभूति झलकती थी। जोखू कामचोर, बातूनी और नशेबाज था। प्यारी उसे बार बार डांटती रहती थी। दो एक बार उसे निकाल भी चुकी थी। जब मथुरा के आग्रह से फिर रख लिया था। आज भी जोखू की सहानुभूति भरी बातें सुनकर प्यारी झुंझलाती, यह काम करने क्यों नहीं जाता।
यहां मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मगर उसे झिड़क देने को जी न चाहता था। उसे इस समय सहानुभूति की भूख थी। फल कांटेदार वृक्ष से भी मिले तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाता है? धीरे धीरे क्षोभ का वेग कम हुआ। जीवन के व्यापार होने लगे। अब खेती का सारा भार प्यारी पर था। लोगों ने सलाह दी, एक हल तोड़ दो और खेतों को उठा दो। पर प्यारी का गर्व यूं ढोल बजाकर अपनी पराजय स्वीकार न कर सकता था। सारे काम पूर्ववत चलने लगे। उधर मथुरा की चिट्ठी पत्री न भेजने से उसके अभिमान को और भी उत्तेजना मिली। वह समझता है मैं उसके आसरे बैठी हूं, यहां उसको भी खिलाने का दावा रखती हूं। उसकी चिट्ठी भेजने से मुझे कोई निधि न मिल जाती। उसे अगर मेरी चिंता नहीं है तो मैं कब उसकी परवाह करती हूँ। घर में तो अब विशेष कोई काम रहा नहीं। प्यारी सारे दिन खेती बाड़ी के काम में लगी रहती। खरबूजे बोए थे, वह खूब फले और खूब बिके। पहले सारा दूध घर में खर्च हो जाता था, अब बिकने लगा। प्यारी की मनोवृत्तियों में भी एक विचित्र परिवर्तन आ गया। वह अब साफ सुथरे कपड़े पहनती। मांग चोटी की ओर से भी उतनी उदासीन न थी। आभूषणों में भी रुचि हुई। रुपए हाथ में आते ही उसने अपने गिरवी गहने छुड़ाए और भोजन भी संयम से करने लगी। सागर पहले खेतों को सींच कर खुद खाली हो जाता था। अब निकासी की नालियां बंद हो गई थी। सागर में पानी जमा होने लगा और अब उसमें हल्की हल्की लहरें भी थी, खिले हुए कमल भी थे। एक दिन जोखू हार से लौटा तो अंधेरा हो गया था। प्यारी ने पूछा, अब तक वहां क्या करता रहा? जोखू ने कहा, 4 क्यारियां बच रही थी। मैंने सोचा 10 मोट और खींच लूं। कल की झंझट कौन रखे। जोखू अब कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा था। जब तक मालिक उसके सिर पर सवार रहते थे वह हीले बहाने करता। अब सब कुछ उसके हाथ में था। प्यारी सारे दिन हार में थोड़ी ही रह सकती थी, इसलिए अब उसमें जिम्मेदारी आ गई थी। प्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा, अच्छा हाथ मुंह धो डालो। आदमी जान रख कर काम करता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। खेत आज न होते कल होते, क्या जल्दी थी। जोखू ने समझा प्यारी बिगड़ रही है। उसने तो अपनी समझ में कारगुजारी की थी और समझा था तारीफ होगी। यहां आलोचना हुई। चिढ़कर बोला, मालकिन तुम दाएं बाएं दोनों ओर चलती हो। जो बात नहीं समझती हो उसमें क्यों कूदती हो। कल के लिए तो उचवा के खेत पड़े सूखे रहे हैं। आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली हुआ है। सवेरे मैं न पहुंचता तो कोई और आकर न छेक लेता। फिर अठवारे तक राह देखनी पड़ती। तब तक तो सारी ऊख विदा हो जाती। प्यारी उसकी सरलता पर हंसकर बोली, अरे तो मैं तुझे कुछ कह थोड़ी रही हूं पागल। मैं तो यह कहती हूं कि जान रखकर काम कर। कहीं बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जोखू, कौन बीमार पड़ जाएगा? मैं 20 साल में कभी सिर तक तो दुखा नहीं, आगे की भी नहीं जानता। कहो रात भर काम करता रहूं? प्यारी, मैं क्या जानूं। तुम ही अंतरे दिन बैठे रहते थे और पूछा जाता था तो कहते थे जुर आ गया था, पेट में दर्द था।
जोखू झेपता हुआ बोला, वह बातें तब थी जब मालिक लोग चाहते थे कि इन्हें पीस डाले। अब तो जानता हूं मेरे ही माथे है, मैं न करूंगा तो सब चौपट हो जाएगा। प्यारी, मैं क्या देखभाल नहीं करती? जोखू, तुम बहुत करोगी तो 2 बेर चल जाओगी। सारे दिन तुम यहां बैठी नहीं रह सकती। प्यारी को उसके निष्कपट व्यवहार ने मुग्ध कर दिया। बोली, तो इतनी रात गए चूल्हा जलाओगे? कोई सगाई क्यों नहीं कर लेते? जोखू ने मुंह धोते हुए कहा, तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपने पेट भर को तो होता नहीं, सगाई कर लो। 1.25 सेर खाता हूं, 1 जून पूरा 1.25 सेर, दोनों जून के लिए 2 सेर चाहिए। प्यारी, आज मेरी रसोई में खाओ, देखूं कितना खाते हो। जोखू ने पुलकित होकर कहा, नहीं मालकिन, तुम बनाते बनाते थक जाओगी। मैं आध आध सेर की 2 रोटी बनाकर खिला दो तो खा लो। हाँ, आध आध सेर की 2 रोटी बनाकर खिला दो तो खा लो। मैं तो यही करता हूं, बस आटा सान कर 2 लिट्ट बनाता हूं और उपलों पर सेक लेता हूं, कभी मठे से, कभी नमक से, कभी प्याज से खा लेता हूं और आकर पड़ रहता हूं। प्यारी, तो मैं तुम्हें आज फुलके खिलाऊंगी। जोखू, तब तो सारी रात खाते ही बीत जाएगी। प्यारी, बको मत, चटपट आकर बैठ जाओ। जोखू, जरा बैलों को पानी देता आऊं तो बैठूं। जोखू और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूं धान रोपने की कोई जरूरत नहीं, झड़ी लग जाए तो खेत डूब जाए, बरखा बंद हो जाए तो खेत सूख जाए। ज्वार बाजरा सन अरहर सब तो है, धान न सही। जोखू ने अपने विशाल कंधे पर फावड़ा रखते हुए कहा, जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा। मैं क्यों किसी से पीछे रहूं? बाबा के जमाने में 5 बीघे से काम बाबा के जमाने में 5 बीघे से कम नहीं रोपा करता था। बिरजू भैया ने उसमें 1-2 बीघे और बढ़ा दिए। मथुरा ने भी थोड़ा बहुत हर साल रोपा, तो मैं क्या सबसे गया बीता हूं? मैं 5 बीघे से कम न लगाऊंगा। तब घर के 2 जवान काम करने वाले थे, मैं अकेला उन दोनों के बराबर खाता हूं, दोनों के बराबर काम क्यों न करूंगा? चल झूठा कहीं का, कहते थे 2 सेर खाता हूं, 4 सेर खाता हूं, आध सेर में रह गए। एक दिन तौलो तब मालूम हो तौला है। बड़े खाने वाले, मैं कहे देती हूं धान न रोपो, मजूर मिलेंगे नहीं, अकेले हलकान होना पड़ेगा। तुम्हारी बला से मैं ही हलकान हूंगा ना, यह देह किस दिन काम आएगी? प्यारी ने उसके कंधे पर से फावड़ा ले लिया और बोली, तुम पहर दिन से पहर रात तक ताल में रहोगे, अकेले मेरा जी उबेगा। जोखू को जी उबने का अनुभव न था। कोई काम न हो तो आदमी पढ़कर सो रहे, जी क्यों उबे? बोला, जी उबे तो सो रहना, मैं घर रहूंगा तब तो और जी उबेगा। मैं खाली बैठता हूं तो बार बार खाने की सूझती है, बातों में देर हो रही है और बादल घिरे जाते हैं। प्यारी ने हार कर कहा, अच्छा कल से जाना, आज बैठो।
जोखू ने मानो बंधन में पड़कर कहा, अच्छा बैठ गया, कहो क्या कहती हो। प्यारी ने विनोद करते हुए कहा, कहना क्या है, मैं तुमसे पूछती हूँ अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेते, अकेली मरती हूँ तब एक से दो हो जाऊंगी। जोखू शर्माता हुआ बोला, तुमने फिर वही बेबात की बात छोड़ दी मालकिन, किससे सगाई कर लूं मैं यहाँ। मैं ऐसी मेहरिया लेकर क्या करूंगा जो गहनों के लिए मेरी जान खाती रहे। प्यारी, यह तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगाई, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो गहने भी न चाहे। जोखू, यह मैं थोड़े ही कहता हूं कि वह गहने न चाहे, हाँ मेरी जान न खाए। तुमने तो कभी गहनों के लिए हट न किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरों के ऊपर लगा दिए। प्यारी के कपोलों पर हल्का सा रंग आ गया, बोली, अच्छा और क्या चाहते हो। जोखू, मैं कहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में लज्जा की एक रेखा नजर आई, बोली, बिगड़ने की बात कहोगे तो जरूर बिगड़ूंगी। जोखू, तो मैं ना कहूंगा। प्यारी ने उसे पीछे की ओर धकेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं कहला के छोड़ूंगी। जोखू, मैं चाहता हूं कि वह तुम्हारी तरह हो, ऐसी ही गंभीर हो, ऐसी ही बातचीत में चतुर हो, ऐसा ही अच्छा खाना पकाती हो, ऐसी ही किफायती हो, ऐसी ही हंसमुख हो। बस ऐसी औरत मिलेगी तो करूंगा, नहीं इस तरह पड़ा रहूंगा। प्यारी का मुख लज्जा से आरक्त हो गया। उसने पीछे हटकर कहा, तुम बड़े नटखट हो। हंसी हंसी में सब कुछ कह गए।